हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एडुटेक। टुडे वी डिस्कस अबाउट मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम चलो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर का इंट्रोडक्शन। मैटर क्या होता है? मैटर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला मैटर अगर हम आपसे बात करेंगे तो स्कूलिंग में क्या होता है कि बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं, तो उसको भी मैटर ही बोलते हैं। पर यहाँ पे साइंस के हिसाब से वो मैटर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अलग है। साइंस की लैंग्वेज में मैटर वो होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ वॉल्यूम एंड मास। मतलब मैटर वो होता है जो भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु, ऐसी थिंग्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिसके पास मास है, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, पर हम देखेंगे एंशिएंट टाइम में क्या था। कुछ फिलोसफर्स ऐसे थे जिन्होंने मैटर की एक अलग डेफिनेशन दी है। जैसे मैटर इज क्लासिफाइड into 5 types, जिनको हम पंचतत्व भी बोलते हैं। आपने ग्रंथों वगैरह में सुना होगा कभी पंडित जी वगैरह से कि हमारी बॉडी क्या होती है, पंचतत्वों से मिलकर बनी होती है। वो पंचतत्व कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे। जैसे आग, वाटर मतलब जल, और आसमान स्काई, और अर्थ होती है पृथ्वी। ठीक है, और ऐसे ये 5 टाइप के होते हैं। पांचों को लिख देता हूँ। पहला होता है एयर, फायर, स्काई, अर्थ, वाटर। तो ये एंशिएंट टाइम में जो फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर्स की ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, मैटर्स इन 5 पंचतत्वों से मिलके बना होता है। पर साइंस के हिसाब से जो अभी देखा जाए तो 16th सेंचुरी के समथिंग मैटर की एक अलग से डेफिनेशन दी गई। मैटर की डेफिनेशन ये दी गई है साइंस में कि ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास में मास है, उसको हम मैटर बोलते हैं। या फिर मतलब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और भी है कि इट कैन बी प्रिसाइब्ड बाय आवर सेंसेस, साइट, टच, स्मेल। मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, या टच कर सकते हैं, या फिर इसको हम स्मेल कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को मैटर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लेंगे बुक्स। बुक्स को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, पर स्मेल नहीं कर सकते। तो ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी भी मास भी है, हमारी बॉडी में स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब हमारी बॉडी भी एक मैटर का एग्जाम्पल होता है। और क्या होता है, जिस फ़ोन में आप क्लास ले रहे हो या जिस लैपटॉप में या टैब में ले रहे हो, उस वो भी मैटर होता है, क्योंकि वो भी एक मतलब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, और उसके पास भी मास है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे टैब्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स। जैसे मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है, तो टेबल भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होगी इसकी बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, अब हमने ये जितने भी मतलब एग्जांपल देखे, ये सब सॉलिड फॉर्म में हमें दिखे हैं, है ना। पर मैटर तो और भी टाइप्स के होते हैं। जैसे वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ये एंशिएंट टाइम में दी गया था, तो वाटर भी हो सकता है मैटर। तो हम वाटर भी ले लेते हैं, या पेट्रोल डीजल टाइप के जो
लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉल्वेंट्स वो भी मैटर होते हैं। ऐसे ही गैस फॉर्म में भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर होते हैं, जैसे परफ्यूम, परफ्यूम्स, नाइट्रोजन गैस, मतलब गैसेस कोई भी हो वो सब मैटर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये होगी मैटर की डेफिनेशन वगैरह, मैटर के बारे में सब कुछ। अब देखेंगे हम मैटर कितने टाइप का होता है। अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया कि मैटर में बुक्स आ गई, ये सॉलिड फॉर्म में है, ह्यूमन बॉडी है, वो तीनों चीज़ें से मिक्स है, वो सॉलिड भी है, उसमें लिक्विड भी है, उसमें गैस भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल फ़ोन है, ये सॉलिड है, लैपटॉप है, ये भी सॉलिड है, वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म में है, परफ्यूम है, गैस फॉर्म में है। पर दिखता हमें, जब ये हम इसे परफ्यूम को हम बॉक्स के अंदर रखते हैं, बॉक्स के अंदर जो देखा होगा आपने लगाते हैं, तो उसमें ये हमें लिक्विड की फॉर्म में दिखता है, पर जब हम इसको स्प्रे करते हैं ये गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके टाइप्स। जो 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। मैटर को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मतलब सॉलिड क्या क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड क्या होता है, रिजिड होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने बुक का एग्जांपल लिया था, तो बुक में क्या होता है, आपने जो पेपर्स देखे होंगे, पेपर्स कहीं से भी क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रेक हम करते हैं उसको पर होते नहीं है, देखने में हम जब उसको देखेंगे तो वो हमें प्लेन ही दिखेगा, तो मतलब वो रिजिड है। ठीक है, ये जैसे हम आइस का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, आइस रिजिड है, आइस हमें कहीं से ब्रेक होती हुई नहीं दिखती है बीच में से। ठीक है, पहला हो गया, रिजिड हो गया। ऐसे ही अगर हम लिक्विड का एग्जांपल लेंगे, लिक्विड स्टेट का, तो हमें देखेंगे कि लिक्विड हमारा वाटर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लो करता है इधर उधर, हम जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में इसको रख सकते हैं, तो ये रिजिड नहीं होता है। ठीक है, और जैसे गैस है, गैस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है, गैस तो अब हमें इधर उधर रहती है। तो अब हम देखेंगे इनकी जो होती है सॉलिड की, वो फिक्स्ड होती है शेप। मतलब सॉलिड अगर जैसे हमने मान लिया वो बुक है, तो बुक की शेप को हम बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी और टाइप से। वो बुक है तो वो बुक की टाइप से ही रहेगी। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप लैपटॉप ही रहेगा, हम उसको कुछ एक्सटर्नल वर्क करके उसके ऊपर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम तोड़ फोड़ तो सकते हैं उसको, पर हम किसी और चीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते उसको। पर हम देखेंगे जैसे लिक्विड है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। अभी जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक गिलास हमने लिया, हमने इस गिलास में वाटर ले लिया, हमने मान लिया 500 ml वाटर ले लिया। अब अगर हम इसी वाटर को यहाँ पे किसी प्याले टाइप के बर्तन में रखेंगे तो ये इसकी शेप ले लेगा। तो इसका क्या है कि शेप फिक्स नहीं होती है लिक्विड की, ये जिस पॉट में होता है उस पॉट की ही शेप ले लेता है। गैस का क्या होता है, गैस की नो फिक्स शेप, इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। अब गैस को हम सिलेंडर में रखते हैं तो वो सिलेंडर की शेप ले लेता है, उसको अगर हम सिलेंडर से बाहर निकाल दें तो वो एनवायरनमेंट में इधर उधर हो जाती है, तो वो मतलब फिक्स शेप में नहीं होती है गैस। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम। तो सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब सॉलिड का वॉल्यूम हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। वो जैसे मान लिया हमने कोई आइस है, तो अगर क्यूब की फॉर्म में है तो क्यूब की फॉर्म में ही रहेगी, हम इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भाई अगर हमने मान लिया इसकी जो ये है, मतलब अब हम देखेंगे लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अभी जैसे हमने 200 ml इसका हमने लिया था, ये इसमें हम जब चेंज करेंगे तो 200 ml ही रहेगा, ये चेंज थोड़ी हो रहा है, इतना ही रहेगा, कहीं इधर उधर निकलेगा भी नहीं, तो ये इतना ही रहेगा, इसकी क्वांटिटी इतनी रहेगी। तो वॉल्यूम भी एक तरीके से क्वांटिटी ही है, तो ये भी फिक्स होती है इसकी, मतलब लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है। ऐसे ही हम देखेंगे गैस,
गैस का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अभी जैसा मैंने अभी बताया है, हम परफ्यूम लेते हैं, परफ्यूम को हम जब उसमें छोटी सी एक उसमें रहता है वो परफ्यूम कंटेनर टाइप में, तो क्या होता है कि वो अंदर से हमें दिखता है कि वो फिक्स है, पर जब हम उसे मतलब बाहर निकालते हैं, उसको छोड़ देते हैं खुला, तो वो उड़ जाता है। उसकी हमें शेप का पता ही नहीं चलता है किधर गई, ना हमें उसके वॉल्यूम का पता चलता है किधर गया, वो तो एनवायरनमेंट में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब हम देखेंगे डेंसिटी। तो सॉलिड की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, मास ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी कठोर होते हैं ये, ठीक है, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब ये हार्डनेस जितनी ज़्यादा सॉलिड की इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी भी उतनी इंक्रीज़ होगी। अब हम देखेंगे लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी होती है एवरेज टू हाई डेंसिटी, मतलब इसका ये है कि इसके पास भी अच्छा खासा मास होता है और वॉल्यूम इसका मतलब उतना नहीं होता है, तो क्या होगी, इसकी डेंसिटी भी एवरेज टू हाई रहेगी। पर इसमें क्या होगा, इसकी लो डेंसिटी रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा गैस में उतना मास नहीं होता है, क्योंकि गैस तो बहुत मतलब हल्की होती है, तो इसकी डेंसिटी लो रहेगी। अब हम देखेंगे इनके अंदर के फोर्स क्या होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और आपस में सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहते हैं, बहुत अच्छे से कंबाइन रहते हैं, तो मतलब क्लोजली टाइट रहते हैं वे, एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब एक बेल सेटेड रहते हैं वे पार्टिकल, ठीक है, वो इधर उधर नहीं रहते हैं। अगर हम इसके कंपेयर में देखें तो इसके पार्टिकल क्लोजली टाइट तो रहते हैं लिक्विड के, तभी तो ये फ्लो कर रहा है, बनना तो बीच में से फ्लो करके फ्लो खत्म हो जाएगा। इसकी क्लोजली टाइट तो रहते हैं, बट ये नोट हमें हटाना पड़ेगा, डिसऑर्गेनाइज पार्टिकल रहते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं रहते उतने अच्छे से, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज रहते तो ये फ्लो ही नहीं करता, पर अगर डिसऑर्गेनाइज है तभी तो ये फ्लो कर रहा है, कि डिसऑर्गेनाइज पार्टिकल्स हैं तो वो इधर उधर मूव करेंगे तो उनका फ्लो होगा। ठीक है, अब देखेंगे गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, तभी तो वो एनवायरनमेंट में पता नहीं लगता गैस किधर को मतलब उससे निकल के कंटेनर से चली गई। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं, और डिसऑर्गेनाइज पार्टिकल्स तो होते ही हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो भी हम अभी देखते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, स्लाइटली कंपेरिजेबल होते हैं। ठीक है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी भी उससे, मान लिया अगर कंप्रेस करेंगे तो वे तो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, तो वो कंप्रेस करना थोड़ी होता है, वो तो मतलब बॉन्डिंग ही खत्म कर दिया, हमने उसको ब्रेक कर दिया सॉलिड को। तो ये स्लाइटली कंप्रेस होते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं। लिक्विड क्या होता है, ये भी स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। इसका भी सेम रीज़न है कि हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा कि लिक्विड इधर उधर फ्लो होने लग जाएगा, वो कंप्रेस ही नहीं होगा अच्छे से। पर गैस क्या होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस करने के बाद हम लिक्विड की फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ये, कि मान लिया जैसे पहला है करेक्टरिस्टिक, हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं है, हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है कि वो कितने स्मॉल हो सकते हैं। जैसे हम अपनी आंखों से हम कभी मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है एटम, एटम से फिर आते हैं प्रोटॉन, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर आते हैं क्वार्क्स, और क्वार्क से नीचे भी काफ़ी आते हैं, उनका कोई फिक्स नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, नैनो पार्टिकल भी मतलब इसी रेंज में होते हैं। तो मतलब इनके जो वो होते हैं, एक तरीके से मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, हमारा जो एक बाल है, एक बाल कितना महीन होता है, ये हम देखते हैं ना कितना पतला होता है बाल, बाल का भी 50-100 टाइम्स
क्या होता है, जो हमारा बाल होता है ना, हेयर, बाल से 50-100 टाइम्स स्मॉलर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो अब तुम सोच सकते हो कि एक पार्टिकल कितना, मैटर का एक पार्टिकल कितना स्मॉल हो सकता है। तो उसी को लेते हुए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। हमने क्या किया है, एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया है, और इस वाटर में हमने एक बहुत मतलब बिल्कुल बारीक सा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ऑफ KMnO4 इसमें डाल दिया है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, वो इसमें डाल दिया है। तो उसका क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया है। अब ये कलर पिंक हो गया है। अब हमने क्या किया है, इसमें से 10 ml, इसका जो सॉल्यूशन है 10 ml निकाल के एक 100 ml के वाटर के बीकर में फिर से इसको ऐड कर दिया। तो तब इसका कलर क्या हुआ है, कलर इसका डिक्रीज हो गया। देखिए आप, काफ़ी डिक्रीज हो गया है पहले से। पहले कितना ब्राइट दिख रहा था, अब कितना डल दिख रहा है। फिर हमने सेम प्रोसेस किया है, यही प्रोसेस हमने 5-6 बार रिपीट किया है। जब 5-6 बार हमने ज़्यादा रिपीट कर लिया, 5 to 10 टाइम, तो क्या हुआ है, इसका कलर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। देख रहे हैं आप कलर की इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज़ हो गई है। पर फिर भी इसमें देखो कितना स्मॉल पार्टिकल होगा कि वो अभी भी कलर शो कर रहा है, और ये कलर शो करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जब इसको मतलब बार बार इसको हम डाइल्यूट करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें कलर अपनी आंखों से दिखना तो बंद हो जाएगा, पर हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कलर हमें दिखेगा तब भी, पर कलर इसमें रहेगा, कलर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, अब ज़्यादा ही करते रहेंगे, बार बार मतलब तुमने कर लिया 100 टाइम्स कर लिया और ज़्यादा कर दिया, तो एक बार को क्या होता है कि कलर ख़त्म हो ही जाता है। पर हम देखेंगे इसमें, अगर हम ज़्यादा भी नहीं तो 10 to 15 टाइम्स करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत कलर दिखेगा ही, ठीक है। तो इसका एक जनरल सा एग्जांपल लिया था। अभी इसको लैब में कर सकते हैं हम इसको मतलब घर पे कैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम घर के लिए एक एग्जांपल देते हैं। आप क्या करना, आप डिटॉल लेना 5 ml, ठीक है, उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर देना, ठीक है। जब इसको तुम 100 ml वाटर में करेंगे मिक्स, उसमें से फिर हम मतलब 10 ml फिर से निकालेंगे। मान लिया हमने मिक्स कर दिया, मिक्सचर ऑफ डिटॉल एंड वाटर। अब हमने इससे क्या किया है, हमने इससे 100 ml निकाल लिया है। 100 ml निकाल के हमने फिर से 10 ml हमने इससे निकाल के 90 ml वाटर में इसको ऐड कर दिया है। मिक्सचर, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं वाटर। हमने ये प्रोसेस 10 ml से डाइल्यूट करने का 5 to 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स रिपीट किया है। 5 to 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद में जो हमारे पास जो 100 ml का ये जो बीकर में 100 ml बचा है आखिर वाला, अगर इसको हम स्मेल करेंगे, इसमें से जब हम इसको स्मेल करेंगे तो तब भी हमें डिटॉल की क्या होगी, डिटॉल की हमें खुशबू आएगी, ठीक है। डिटॉल की इसमें खुशबू नहीं जाने वाली, इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो ये एक इसका जनरल सा एग्जांपल है जो हम घर पे भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस अमंग देम, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है साइंटिस्टों ने, मतलब एक करेक्टरिस्टिक दिया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा स्पेस होता है। हमने मैटर के काफ़ी सारे एग्जांपल लिए थे, हम सॉलिड फॉर्म में भी एग्जांपल लिए हैं, हमने लिक्विड फॉर्म में भी लिए हैं, हमने गैस फॉर्म में भी लिए हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने तीनों जो फॉर्म में लिए हैं एग्जांपल्स, उनके बीच में क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा बहुत प्रेजेंट। अब ज़्यादा हम कह सकते हैं सॉलिड है
तो हमें बाहर से तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसके बीच में तो स्पेस हो ही नहीं सकता है, पर उसके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस होता है, चाहे वो बहुत कम स्पेस हो, पर होता ज़रूर है। ऐसे लिक्विड के अंदर भी स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसके कंपेयर में। फिर गैस को हम लेंगे तो गैस में लिक्विड से और ज़्यादा होता है, गैस में तो स्पेस ही स्पेस होता है। आपने देखा होगा उसके अंदर बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है एटम्स के बीच, ठीक है, तो उसके अंदर तो स्पेस ही स्पेस है। तो हम इनको एक बार पॉइंट्स को जो हमने लिखे एक बार रीड कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल्स स्पेस, ऑल मैटर्स हैज़ टिनी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के मान के चलते हैं हम पहले, तो उनके बीच में टिनी स्पेस होता है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जैसे हमने मान लिया सॉलिड है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं, पर उसके बावजूद भी मिनिमल स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसी वजह से आपने सुना होगा कि मतलब सॉलिड के अंदर, आप 9th क्लास में हो, आपने तो नहीं सुना होगा, खैर अभी आगे जब जाओगे आप इसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से कि सॉलिड के अंदर जो होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं आपस में, आगे पीछे, मतलब इधर उधर तो मूव नहीं कर सकते वे। आपको कभी लग रहा हो कभी इधर चले गया कोई पार्टिकल, कोई इधर चला, वे आपस में मूव करते रहते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं जस्ट, ठीक है। तो वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स पोजीशन में ही वाइब्रेट करते हैं वे। मेरा कहने का बस यही मतलब था कि वो फिक्स पोजीशन रहती है उनकी वाइब्रेट करने की, उसी में बार बार वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब वे उनके बीच में क्या होगा, जब वे वाइब्रेट करेंगे तो एक यहाँ पे होगा, मान लिया हमने वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ये आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों हो सकते हैं, ये इधर हो सकता है, कभी कभी ये इधर होगा, कभी ये इधर होगा, तो कभी ये इधर होगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है ना, बहुत माइनर सा वैकेंट स्पेस हमें दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इसका यही मतलब है कि मतलब सॉलिड के अंदर भी वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत कम होता है। सेकंड है लिक्विड, मोर स्पेस देन सॉलिड्स, पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर अलोइंग फ्लो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर इतना सॉलिड से ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से वो फ्लो को अलाउ करते हैं कि वो फ्लो कर सकते हैं लिक्विड्स। हम गैस का देखेंगे, गैसेस में क्या होता है कि लार्ज स्पेस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रीली मूव कर सकते हैं हमें, ठीक है। यही रीज़न है इसका कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई कंप्रेसिबल, जो मैंने अभी पहली स्लाइड में बताया था आपको कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो उसका यही रीज़न है कि उसके बीच में, गैस के पार्टिकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। तो जब उसको कंप्रेस करते जाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। तो जब हमने मान लिया कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने इसके पार्टिकल्स ले लिए, तो हमें काफ़ी सारा स्पेस दिख रहा है इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस है, तो ये पार्टिकल आपस में मतलब कंबाइन हो सकते हैं, पास में आ सकते हैं थोड़ा यहाँ से मूव करके, तो मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। तो यही कंप्रेसिबिलिटी होती है। हमने इसको एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम की फॉर्म में उसको हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक वाटर लिया, ठीक है, वाटर में हमने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया। आपने देखा होगा वाटर में हम NaCl मिलाते हैं, ठीक है, या वाटर में मान लिया सॉल्ट भी नहीं लेना आपको, तो हम देखते हैं शुगर मिलाते हैं हम वाटर में। जब हम नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम शुगर ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो मतलब वाटर के अंदर क्या होता है कि मान लिया हम 1 चम्मच सॉल्ट मिला रहे हैं उसमें, NaCl मिला रहे हैं हम वाटर में, तो 1 चम्मच वो कहाँ पे गई, वाटर तो क्योंकि उतना ही प्रेजेंट रहेगा, आप वेट करके देख लेना, तो वो 1 चम्मच गई कहाँ पे, ठीक है। वो 1 चम्मच यहाँ पे गई है कि जो वाटर के बीच में जो स्पेस था वैकेंट, उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो वो NaCl साल्ट का क्या मतलब है कि वो यहाँ पे जाके प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं ये कुछ अलग ही है। तो हम जब इसको मतलब डाल देते हैं इसमें ये साल्ट, तो ये सॉरी मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे चलो वैकेंट स्पेस दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या करता है Na, कहीं Cl आ जाएगा, कहीं Na आ जाएगा, कहीं Cl आ जाएगा। वैसे तो ये अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसी में ये मतलब मूव करता है, घूमते हैं अंदर, पर ये साल्ट को जब हम स्टीर करेंगे तो ये ऐसे इसके बीच में प्रेजेंट हो जाएंगे NaCl के पार्टिकल, जो वाटर के बीच में, उसके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस था, ठीक है। तो ये हमारा कवर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जो अभी हमने पढ़ा था, मतलब पार्टिकल जो होते हैं इसके मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं।
अभी भाई हमने बताया कि जैसे सॉलिड में बताया था वो वाइब्रेट कर सकता है, मतलब मूव ही तो कर रहे हैं, भले ही वो फिक्स पोजीशन में मूव कर रहे हैं पर मूव तो कर रहे हैं ना, तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं आपस में। तो भाई इसका कहने का मतलब है इस वाले हेडिंग का कि वो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं। वाटर के पार्ट उसके मतलब सॉलिड के जब पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जब सॉलिड के कर सकते हैं तो लिक्विड के तो करेंगे ही। लिक्विड के क्योंकि ज़्यादा स्पेस होता है तो वो भी मूव करते हैं, वो तो फ्लो करते हैं पूरा, और गैस के तो पूरे उड़ते हैं इधर उधर, तो गैस के तो नॉर्मल सी बातें करेंगे ही। तो इसमें इतना कुछ था नहीं, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। यही लिखा है जो मैंने अभी बताया, मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया और ये लिखा हुआ है, बस इतना आप देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसका डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हैं कि हमने ये तो कोई सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, इसमें हमने कुछ मिलाया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमें जो जो चीज़ हमने इसमें मिक्स की है उसके जो पार्टिकल होंगे वो मूव करते हुए हमें दिखाई देंगे। वो कभी कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर उड़ेंगे, मतलब मूव करते हुए दिखाई देंगे और वो मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इस फॉर्म में दिखेंगे और वो इधर उधर मूव करते रहेंगे, रैंडम इधर उधर मूव करते रहेंगे, जो हमने ये डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल लिया था, यहाँ पे लिक्विड का एग्जांपल है, यहाँ पे मतलब गैस का एग्जांपल है। कंटेनर में गैस ली हुई है और गैस के पार्टिकल हम देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं तो उधर डायरेक्शन में रैंडम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, नहीं इसके बाद एक और है। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमने मान लिया सॉलिड है, सॉलिड का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने मान लिया आइस है, ये आइस है, हमने सॉलिड का एग्जांपल ले लिया, ये आइस है, ठीक है। अब आइस में क्या होता है कि आपस में जो इसके मतलब मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हैं एटम्स होते हैं वो आपस में हाईली टाइटेड होते हैं, जो मैंने अभी बताया था पहले फर्स्ट स्लाइड में, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इतना तो कि सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वे जब अट्रैक्ट करेंगे आपस में, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी तो वे आपस में कंबाइन होकर सॉलिड बनाएंगे, वरना वे तो लिक्विड की फॉर्म में रहेंगे या फिर वे गैस की फॉर्म में रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वे गैस की फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि वे तो फिर अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो वे तो फ्रीली मूव करेंगे ना इधर उधर। तो मतलब कहने का ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। ये एक मतलब याद रख सकते हो, एक मेन लाइन यही है कि उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तभी वे टाइटली रहते हैं। बस डिपेंड करता है जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, डिपेंड करता है एग्जांपल के बेस पे कि किस एग्जांपल में कितना ज़्यादा फोर्स है उनके बीच में अट्रैक्शन का। जैसे मान लिया सॉलिड के एग्जांपल हमने लिए थे, तो सॉलिड में कुछ ज़्यादा ही फोर्स है तो इसलिए वे अट्रैक्ट रहते हैं, आपस में कंबाइन रहते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। उसके सॉलिड के कंपेयर में वाटर ले लिया हमने एग्जाम्पल लिक्विड वाला, तो उसमें थोड़े कम फोर्स रखते हैं, तो वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है। फिर उसके कंपेयर में हमने कोई गैस ले ली, मान लिया हमने नाइट्रोजन गैस ले ली, तो नाइट्रोजन गैस के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी कम होता है फोर्स अट्रैक्शन उसके एटम्स के बीच में, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। तो यही इस वाली मेरी हेडिंग्स का समझाने का मतलब था कि जैसे आइस हमने लिया था, हाईली पैक्ड कंपाउंड, जैसे हमने वाटर ले लिया और एक हमने ले लिया नाइट्रोजन गैस। इसमें क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। ऐसे ही हम थर्ड वाले को लिख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ओ सॉरी सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हम समझा सकते हैं कि जैसे गैस है, गैस के जो एटम्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो मतलब कहने का ये है कि इनके बीच में काफ़ी फोर्स मतलब बहुत कम है, ठीक है, अट्रैक्शन वाला, ठीक है। जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड में इसके कंपेयर में पास पास दिख रहे हैं एटम, तो मतलब इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यहीं पे ख़त्म होती है स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, तीनों जो मैंने तीनों अभी क्लासीफाई करके बताई हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं आपस में, अब हम वो देखने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ये फर्स्ट चैप्टर में इतना ही दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन क्या क्या होता है, और वो जो प्रोसेस होते हैं इंटर कन्वर्जन के वो क्या क्या होते हैं। जैसे हमने मान लिया सॉलिड है, सॉलिड में हमने आईसी ली हुई है यहाँ पे भी एग्जांपल में। अब हम सॉलिड को अगर हम काफ़ी हद तक हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। जब उसे काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे, सबसे पहले वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, ये देखिए यहाँ से लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर हम पहले लिक्विड की फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो उसे कम टेम्परेचर देंगे, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसे तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लिक्विड को, किसी लिक्विड को हम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लिक्विड है, इसका मान लिया हमने, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लिया बैटरी ले लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। बट आपने देखा होगा नदियों में कि गर्मियों के टाइम पे नदियाँ काफ़ी सूख जाती हैं, तो क्या होता है, उसका रीज़न ये है कि नदियों का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो किस हद तक जाता है, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं हम 40 to 45 जाता है। अब वो 40 to 45 पे जब इतना टेम्परेचर, जो बैटर की जो सरफेस होती है ऊपर वाली, उस सरफेस पे कॉन्स्टेंटली वो डलता रहेगा, तो क्या होगा, बैटर के मॉलिक्यूल जो ऊपर वाली सरफेस के होंगे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं ऊपर वाली सरफेस को, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, जो हीट हम इसको मतलब ये सन के द्वारा जो नदियों में पानी रहता है उसकी लेयर को दी जाती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। वैसे तो मतलब बैटर का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉरी, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट क्या होता है, बैटर 40 to 45 पे ही इवेपोरेट होने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर वाली लेयर ना, जब कांस्टेंट उसको हीट मिलती रहेगी, ऊपर से टेम्परेचर मिलता रहेगा, तो वो ऊपर इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। और अगर हम गैस से लिक्विड की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आप लैब में भी देखेंगे कि हम मतलब कोई गैस होती है, गैस को हम लिक्विड की फॉर्म में चेंज करते हैं वाटर कंडेंसर के द्वारा, स्टीम कंडेंसर के द्वारा। तो जब इसको हम इसमें चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस। और जब हम गैस को सॉलिड की फॉर्म में लाते हैं डायरेक्टली तो उसके बोलते हैं हम डिपोजिशन, जो मैंने कल आपको इलेक्ट्रोलिसिस में दिखाया था। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो Cl एटम होते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं ना, क्लोरीन गैस जो मतलब मैंने बताया था वो शायद एनोड पे होती है, एनोड पे वो डिपॉजिट हो जाती है ना भाई, ये प्रोसेस होता है गैस को सीधा सीधा सॉलिड में लाने का, इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। जो ये लास्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग, जैसे हम लिक्विड होता है, ये हम फ्रीज़र में भी आपने देखा होगा कि लिक्विड बैटर को हम रखते हैं, अभी हमने फ्रीज़र में रख दिया तो बैटर क्या होगा, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको तो हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, घरों में यूज़ होता है। तो क्या होता है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 9th क्लास का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।